Hello everyone, this is ARK representing Anchor 9. Dear all, we are going to start our next part of course, type of corporate restructuring. जैसा प्रॉमिस किया ना, पूरी की पूरी बुक एकदम प्रैक्टिकल कर दूंगा। अब यहाँ पर इस केस के अंदर मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में और लेटेस्ट एग्जांपल साथ में। ऑलराइट, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पूरा फोकस कीजिएगा। एग्जाम में याद रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और आपको जब तक किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा ना यार, क्या फायदा पढ़ने का। तो बुक में मैं पेजेस टर्न तो करवाता रहूंगा और आपको अगर प्रैक्टिकली पता ही नहीं कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, कौन कौन से रिसेंट मर्जर ऑफ कोर्स हुए हैं, इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जी हाँ, पूरी बुक के अंदर अगर देखा जाए पार्ट फर्स्ट में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर मर्जर एंड एक्विजिशन दो बड़ी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो पहले यहाँ मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा मर्जर के बारे में, फिर एक्विजिशन के बारे में। एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे पढ़ने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने लास्ट अपने सेशन में बताया था टॉप 10 जो 2022 के अंदर मर्जर एंड एक्विजिशंस हुए हैं। अब यहाँ मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लूंगा। जैसे इलॉन मस्क, जी हाँ नाम जानते होंगे आप लोग, इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया। सर एक्वायर किया वर्ड मतलब जब उसके मेजॉरिटी ऑफ स्टेक को कंट्रोल कर लिया। अब ये भी आगे समझाऊंगा कैसे एक्विजिशन जो होती है ये दो तरह से हो सकती है। एक फ्रेंडली एक्विजिशन, मतलब एक कंपनी ने, जिसको हम बोलेंगे ऑफरर क्या करेगा, टारगेट कंपनी जिस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं या उसका कंट्रोल या उसका मैनेजमेंट या राइट्स कंट्रोल, जी हाँ एक्वायर किए जा रहे हैं, तो वो उसको ऑफर देगा। तो दो, एक पार्टी कौन हो गया, एक्वायरर जो ऑफर कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जिसको कर रहा है वो कौन हो गया, टारगेट कंपनी। तो जब ये ऑफर दिया जा रहा है और एक्सेप्ट किया जा रहा है तो हम इसे बोल रहे हैं फ्रेंडली टेक ओवर। लेकिन होस्ट स्टाइल क्या होता है, जब स्निकली धीरे धीरे आप उसकी एक थ्रेशोल्ड, जब का एक लिमिट, जो कि मैं आपने पढ़ी भी होगी आई होप एग्जीक्यूटिव में, और मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो मेरे से पढ़े एग्जीक्यूटिव वो जानते होंगे कि जब वहां जाके ट्रिगर कर देता है उसके बाद भी एक्विजिशन होती है। तो दोनों ही ऑप्शन है। एक्विजिशन के अंदर याद रखिएगा इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया उसके मेजॉरिटी स्टेक लेते ही, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ हमें मर्जर मिलेंगे, जैसे पीवीआर और इनॉक्स। जी हाँ, आपने देखा होगा ये इंडिया में जो मूवी थिएटर्स हैं, पीवीआर इनॉक्स, ये दोनों आपस में मर्ज भी हो गए। तो मर्ज जब हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, दो डिफरेंट एंटिटीज आपस में मिल गई और एक नई एंटिटी क्रिएट कर ली गई। एक्विजिशन में कोई नई एंटिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी को एक दूसरी एंटिटी जाके उसके स्टेक को मेजॉरिटी ऑफ स्टेक को कंट्रोल कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। तो सिंपल सा डिफरेंस अगर हम देखने की कोशिश करें मर्जर और एक्विजिशन के अंदर, सबसे पहले तो वो यही है कि मर्ज में दो या ज्यादा, मतलब टू और मोर एंटिटीज क्या होती हैं, आपस में मिल जाती है, नई एंटिटी क्रिएट करती हैं। जैसे मैंने अभी बताया पीवीआर और इनॉक्स। हमारे एग्जांपल में आते हैं, देखिएगा, देखो रीड करना न्यूज। अगर तुम सीएस एक्चुअली जबरदस्त वाला सीएस बनना चाहते हो ना, तो चीजों को समझो। ऑलराइट, बुक के पीछे मत पड़े रहो, सिर्फ बुक तो पढ़ाना ही है क्योंकि एग्जाम में क्या लिख के आओगे, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें सुनना है। ऑलराइट, देखिएगा, so 2022 was financially turbulent year and saw many high profile mergers and acquisitions like Elon Musk buying Twitter। अब ये बाइंग का मतलब जो वर्ड आ रहा है वो है एक्विजिशन से, ठीक है। एंड पीवीआर इनॉक्स मर्जर, इन्होंने क्या किया, एक नया नाम दे दिया, पीवीआर और इनॉक्स आपस में मिल गया और उन्होंने नाम रखा पीवीआर इनॉक्स। अब ये एक, अगर देखा जाए इसका बेनिफिट क्या हुआ, साइनर्जीज। बताऊंगा सब कुछ कि ये मर्जर करने का बेनिफिट क्या हुआ, साइनर्जीज क्यों, दोनों को है ना बीनोट, जो देखा जाए तो जो इनके लगभग 1500 स्क्रीन्स इंडिया में, स्क्रीन्स का मतलब थिएटर्स इंडिया के अंदर हैं। तो अब ये क्या होगा, इनका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू कॉस्ट बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम आएगा, दोनों के दोनों मिलकर काम करेंगे। सब सीखेंगे अभी। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम देखें, अब आप देखिए एक मजे की बात, आपको पता है ना, जब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्विजिशन रहा, अभी सब बताऊंगा। अडानी ग्रुप ने जब एनडीटीवी को, ये बहुत पॉपुलर भी रहा था न्यूज में, कि जब अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी, जी हाँ आप जानते होंगे न्यूज चैनल है, उसको एक्वायर किया, तो रवीश कुमार जो कि एक बहुत फेमस न्यूज रीडर हैं, आई मीन अब तो नहीं, एनडीटीवी में रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह है कि इसके पीछे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है और एक बीजेपी का गवर्नमेंट का एक एक तरीका है अपने आप को हाईलाइट करने का। तो उन्होंने अडानी ग्रुप
को बहुत हेल्प किया इस केस के अंदर कि एनडीटीवी को वो एक्वायर कर लें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ कोर्स एंड एक्सप्रेशन हम लोग न्यूज़ चैनल्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आर्टिकल 19 की तरफ याद करिएगा। एनीवेज मेरा खैर वहाँ ले जाने का पर्पस नहीं है। अब मैं यहाँ थोड़ी क्लैरिटी दे दूँ, है ना, एक रियलिटी बता दूँ आपको। अडानी ग्रुप ने बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू ही, याद देखिएगा, मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस है उसे, जो लॉ की प्रोविजंस हैं उसे फॉलो करके ही यहां पर, याद देखिएगा, एनडीटीवी के साथ में कॉन्ग्लोमरेट किया है। सर ये वर्ड जो कॉन्ग्लोमरेट यहां आ रहा है, देखिएगा, इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट अडानी ग्रुप लेड बाय बिलियनरी गौतम अडानी एक्वायर्ड न्यूज चैनल एनडीटीवी। एक्वायर्ड न्यूज चैनल, एक्वायर्ड मतलब खरीद लिया। अब ये जो वर्ड यूं आया यहां यूज हुआ है कॉन्ग्लोमरेट, ये भी मैं बताऊंगा। मर्जर, इट्स अ टाइप ऑफ मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट क्या है, बट मैं इस सेशन में पहले चाह रहा हूं क्लैरिटी लेकर आइएगा कि क्या हो रहा है मर्जर एक्विजिशन के अंदर। मर्जर के अंदर दो एंटिटीज आया, उससे ज्यादा, 2 और मोर एंटिटीज क्या कर रही हैं, आपस में एक नई एंटिटी क्रिएट करती है मिलके। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा पीवीआर और इनॉक्स। ऑलराइट, इन्होंने एक नई एंटिटी बनाया पीवीआर इनॉक्स, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं तो एक एंटिटी दूसरी एंटिटी की मेजॉरिटी ऑफ स्टेक को एक्वायर कर लेता है, खरीद लेता है, या उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, या कंप्लीटली अगर देखा जाए तो कई बार हमने ये भी ऑब्जर्व किया एक्विजिशन के अंदर कि जैसे मैंने बताया भी कि फ्रेंडली भी हो सकता है और ये होस्टाइल भी हो सकता है। होस्टाइल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे बोलेंगे इनवर्ट फोर्स के थ्रू कि हाँ जी खरीदना है, ठीक है, बट बाय कंपाइलिंग विद द प्रोविजंस। सो अब यहां ना ध्यान सुनना, ऐसे पीवीआर और इनॉक्स मर्जर था, पीवीआर और इनॉक्स ने ये दोनों मर्ज हुए हैं आपस में, ठीक है। ऐसी एचडीएफसी लिमिटेड एक्सिस बैंक मर्जर हुआ है, ठीक है। ऐसे आपने सुना होगा एसबीआई ने अपनी सारी सब्सिडरी को ऑफ कोर्स अपने अंडर ले लिया। देखो कहां गया था, नहीं दिया यहां पर, वो खैर प्रीवियस स्टफ पहले का था, यहां नहीं है। ऑलराइट, सो वन बाय वन हम सारे केसेस को भी बीच में हमारे एग्जांपल्स के लेंगे। अच्छा देखो, टाटा ग्रुप एंड एयर इंडिया, अब ये जो हुआ है कॉन्ग्लोमरेट हुआ है। कॉन्ग्लोमरेट, सर ये कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है सब समझाऊंगा, एक एक क्लियर करूंगा, ठीक है। सो अब फटाफट से आओ और बुक में चल के एक बार हम हमारे टॉपिक को एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, ठीक है, ताकि एकेडमिक भी हमें क्लियर हो जाए। सो यहाँ ना मर्जर एंड एक्विजिशन की कहानी जो मैं आपको बता रहा था उसके बारे में डिफाइन है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार हम यहाँ से इसे प्रॉपर्ली रीड कर लें ताकि हमें प्रैक्टिकलिटी क्या है समझ में आए। देखो, व्हाट आर द मर्जर एंड एक्विजिशंस, आइए बहुत ध्यान सुनेगा। अ मर्जर इज अ प्रोसेस इन विच, स्क्रीन पे देखिएगा, सिर्फ अभी हाल फिलहाल आप स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है। आई होप अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, स्क्रीन काफी बड़ा दिख रहा होगा पीछे, तो सिर्फ यहां फोकस कीजिएगा, मेरे साथ से पढ़िएगा एक बार, देखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, प्रोफेशनल्स को थॉरली चीजें पढ़नी चाहिए, अदरवाइज अगर ये छोटा छोटा पढ़ोगे ना तो मजा नहीं आएगा, पास होने में दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। एनीवेज आइएगा। अ मर्जर इज अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर कंपनीज यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। एग्जांपल अभी बताया था पीवीआर और इनॉक्स, दो अलग अलग एंटिटीज थे, आपस में मिल गए, एक नया एंटिटी क्रिएट कर लिया पीवीआर इनॉक्स। सो मर्जर में क्या हो रहा है, 2 और मोर एंटिटीज कम्स टुगेदर एंड क्रिएट अ न्यू एंटिटी, ऑलराइट। It results in a creation of new company। अच्छा सर, इसका मतलब जो पीवीआर और इनॉक्स हैं वो देखिए समझना, पीवीआर इनॉक्स क्या होगा, हट गया, खत्म हो गया, एक नया एंटिटी क्रिएट कर दिया पीवीआर इनॉक्स। बात पकड़ में आ रहा है। Which often takes the names of all the companies involved in the merger। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जनरली होता भी यही है, क्या करते हैं दोनों ही कंपनी अपना अपना नेम एक ही नेम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा पीवीआर इनॉक्स, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है मेट्रो। अच्छा ये एग्जांपल जो है ना, ये एग्जांपल जो हम बता रहे हैं मेट्रो गोल्डन मेयर स्टूडियो, ये 2 डिफरेंट कंपनीज था, आपस में मिलकर इन्होंने एक कंपनी क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मर्जर्स आर यूजुअली फ्रेंडली एंड इंट्रिकेटली प्लान। इंट्रिकेटली समझते हैं ना, इंट्रिकेटली मतलब डिटेल्ड प्लान। ऐसा नहीं है कि आज आपके बैठे बैठे मन में आया कि यार मुझे मर्जर करना, चलो जाओ मर्जर करके आ गए, नहीं, इसके पीछे एक थॉरो स्टडी होता है। इसी बुक के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। देयर इज नो पावर डिफरेंस बिटवीन द मर्जर एंटिटीज, ऑफ कोर्स, फिर क्योंकि मर्ज हो गई तो दोनों एक हो गई, क्रिएट हो गई, और एक नया क्रिएट कर लिया, दोनों पीछे अपना अपना आइडेंटिटी खो दिए। क्लियर। एक्विजिशन ऑकर्स व्हेन वन कंपनी परचेजेस अनदर। एक्विजिशन का मतलब एक्वायर, तो क्या कर रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को कर रही है परचेज करती है, टाइपिकली बाय एक्वायरिंग मेजॉरिटी जैसे बोला 50% ऑफ ग्रेटर स्टेक इन द कंपनी। एक्वायर्ड कंपनी मे नॉट कीप इट्स नेम, ऑफ कोर्स अब यहां जरूरी नहीं है
कि जो एक्वायर की गई है। एक्विजिशन में बेनिफिट क्या है, कंपनी कंटिन्यू, जो एक्वायर किया है वो भी कंटिन्यू चलता रहता है। मर्जर में क्या है, दोनों एंटिटी अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर देती, खत्म कर देती और एक एंटिटी क्रिएट कर लेती नई। एक्विजिशन में क्या होगा, जिस कंपनी को एक्वायर किया गया है वो एग्जिस्ट कंटिन्यू करती रहती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे कंपनी जिसको एक्वायर किया गया उसका नेम यूज किया जाए, उसका ब्रांड नेम यूज किया जाए या उसके स्टाफ को एज इट इज रखा जाए। इट इज नॉट नेसेसरी, या उसमें कुछ भी चेंज किया जाए। ये डिपेंड करता है जो भी याद रखेगा एक्वायरर होता है, जो खरीद रहा है उस कंपनी को, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका प्लान क्या है। ऑलराइट, सो ये कहता है ब्रांड वैल्यू स्टाफ, बट इन मोस्ट केसेस एक्वायर्ड कंपनी रिटेन्स इट्स ओरिजिनल मेथड ऑफ फंक्शन। जैसे चल रहा है तो चलने देते हैं कंपनी को, ठीक है। हाउएवर इन केसेस ऑफ होलसेल टेकओवर, एक्वायरिंग कंपनी टेक्स चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट एंड डिसाइड्स द एक्वायर्ड कंपनी फ्यूचर ट्रेजेक्टरी। अब ध्यान सुनना, इलॉन मस्क ने क्या किया, इवन इलॉन मस्क के केस में भी देख सकते हैं आप। अडानी ग्रुप ने जब एनटीवी को या नोट उसको एक्वायर किया, तब वहां पर भी रवीश कुमार ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। और भी उस कंपनी के कई जैसे सीनियर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि जो स्टाफ है वो एज इट इज रहे। अच्छा, इलॉन मस्क के केस में भी इलॉन मस्क ने क्या करा, ट्विटर का स्टाफ तो ऑलमोस्ट हाफ कर दिया उसने। जो कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिसकी उनको लगता नहीं नेसेसिटी है, तो उन्होंने हटा दिया इलॉन मस्क ने। अब कंपनी चाहे, जो एक्वायरर है, एक्वायरर जो है वो चाहे तो जो कंपनी को एक्वायर किया गया, जिसे बोलते हैं टारगेट कंपनी है ना, जिसको हम टारगेट, जैसे यहां हमारे केस में अगर हम बोलेंगे इलॉन मस्क और ट्विटर, तो जो ट्विटर है वो क्या हो गई हमारी टारगेट कंपनी, और इलॉन मस्क कौन होगा यहाँ पर, एक्वायरर। क्लियर हो रहा है। तो इलॉन मस्क जो एक्वायरर हैं, उन्होंने टारगेट कंपनी ट्विटर के स्टाफ को एज इट इज रखना चाहते हैं, या उसके ब्रांड नेम को यूज करना चाहते हैं, या फिर मैनेजमेंट में कुछ चेंज करना चाहते हैं। ये कंप्लीटली इलॉन मस्क का डिसीजन होगा, मतलब उनके मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। इट इज नॉट मैंडेटरी वो उसमें चेंज करें या नहीं करें। बट मर्जर के अंदर ऐसा होता है कि जहां दोनों एंटिटी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को लूज करके एक नया एंटिटी क्रिएट करते हैं। जैसे अगेन आई एम टेलिंग यू पीवीआर और इनॉक्स। सर रट्टा लगवा दोगे आप, इसलिए तो कह रहा हूं कि इतना ध्यान से पढ़ो, इतना ध्यान से पढ़ो कि यहां ना अच्छे से रट जाए वो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्योंकि अब जब हम ये सारी बातें करेंगे, मर्जर एंड एक्विजिशंस की बातें करेंगे, तो मैं जैसे बता दूं कुछ एक्ट्स हैं जो मैं पूरा थॉरली आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमें लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कंपनीज एक्ट को समझना जरूरी है। लिस्टेड एंटिटी है तो हमें सेबी के भी रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करना मैंडेटरी है हमारे लिए। फिर हमें कंपटीशन एक्ट को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ऑब्जर्व करना होगा कहीं एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं, तो कंपटीशन एक्ट को भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कई सारे एक्ट्स हैं, मैंने बोला स्टैंप एक्ट है, ये भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटीज और एसेट्स की जब वो ट्रांसफर होंगी तो वहां पर भी स्टैंप ड्यूटी को भी हम कंसीडर करेंगे। क्लियर है। टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर किया जाएगा। ये लॉज वो बता रहा हूं, लॉज जो हमको जर्नली M&A के टाइम पर, मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम पर कंसीडर करने होंगे, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि सारे के सारे ही लॉज एप्लीकेबल हो रहे हो, डिपेंड्स ऑन कि वो किस तरह का मर्जर है और एक्विजिशन है, किन कंपनीज के बीच में हो रहा है। आज जैसे अज्यूम कीजिएगा अगर यही मर्जर किसी इंडिया बेस्ड कंपनी का, मान लीजिए कोई इंडिया बेस्ड कंपनी है और इंटरनेशनल कोई कंपनी, उन दोनों के बीच हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या बन जाएगा कि हम फेमा के रेगुलेशंस को देखेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में देखेंगे। ऑलराइट, सो डिपेंड्स ऑन, बट मैंने ये बताया है आपको भी कि कुछ कॉमन लॉज हैं, ये M&A के टाइम पे, M&A जैसे बोल रहा हूं किसको, मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे ये सिर्फ रीड करना भी, सिर्फ ये समझाया भी आपको ना, जैसे चलो आओ दिखाते हैं, रीड कराते हैं। मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा, मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूं, इसलिए मॉड्यूल से ही प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो एग्जाम तो पास करेंगे गारंटी है, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन आर ट्रांजैक्शन इन विच ओनरशिप ऑफ कंपनीज। मॉड्यूल पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप को ओपन कर लीजिएगा, मॉड्यूल पे ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल अपने सामने रखिएगा, अच्छे से पेंसिल हाइलाइटर को साथ रखा करो, पढ़ने का मजा लो पूरा, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन आर ट्रांजैक्शन इन विच ओनरशिप ऑफ कंपनीज, अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग यूनिट्स आर ट्रांसफर और कंबाइंड। क्या होगा, क्या हो रहा है मर्जर में, अब यही तो चेंज आ जाएगा, ओनरशिप ऑफ कंपनीज क्या हो रहा है, कंबाइंड हो गई, पीवीआर और इनॉक्स आपस में मिल गए। क्लियर। तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड और कंबाइंड एज एन एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। M&A are allows enterprises to grow, shrink,
चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस और कंपैरेटिव पोजीशन। जी हाँ, क्या क्या कह रहा है, क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको इससे, आप क्या कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। अब जैसे ये भी एज्यूम करके देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, पीवीआर थिएटर्स और इनॉक्स, दो डिफरेंट थिएटर्स से आपस में मिलकर इन्होंने एक क्रिएट कर लिया, तो सर बेनिफिट क्या होगा, ग्रो होंगे ना, प्लेटफॉर्म और बड़ा हो गया ना, इनका प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया। और क्या बेनिफिट होगा सर, कंपैरेटिव पोजीशन इंप्रूव होगी। मतलब कंपैरेटिव पोजीशन का इंप्रूव का मतलब, जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, वोडाफोन और आइडिया आपस में मिल गए तो इन्होंने टेली कम्युनिकेशन के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बना दी। मतलब आपको पता होगा सबसे ज्यादा कस्टमर्स आफ्टर द मर्जर ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया के बाद सबसे ज्यादा कस्टमर्स जो है वो वोडाफोन एंड आइडिया का है टेली कम्युनिकेशन के अंदर सेम। तो ये क्या हुआ, कंपैरेटिव पोजीशन इंप्रूव हो गया। सो एमएनए का हो फायदा समझ में आ रहा होगा आपको, अभी तो सब डिटेल में बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। ऑलराइट, नाउ reasoning behind M&A is that two separate companies together creates more value compared to being on an individual stand. With the objective of wealth maximization, companies keep evaluating different opportunities through the route of merger or acquisitions. अब of course यार, अभी जैसा मैंने आपको बताया, जब अब ये देखो ना, पीवीआर और इनॉक्स केस में रियलिटी बताते हैं आपको, दोनों केसेस में क्या है, पीवीआर और इनॉक्स केस में, पीवीआर और इनॉक्स में 1500 स्क्रीन्स ऑल ओवर इंडिया इनको एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। मतलब अपनी अगर मूवी है, कोई भी मूवी आती है थिएटर पर दिखाएंगे तो 1500 थिएटर्स। अब एक सोच के देखने वाला बात है, जब हमारा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा ही हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। अरे सर आप कह रहे हो हम कैसे माने, तो देखो ना, देखो रीड करते हैं, देखो इस न्यूज़ को रीड करते हैं, ध्यान से आओ, देखो इंडिया टू लीडिंग सिनेमा फ्रेंचाइजीज पीवीआर इनॉक्स मर्ज इन 2022 to create the largest multiplex chain in the country with over 1500 skins। 1500 skins, देखो सामने देखिएगा 1500 skins। Pandemic was particularly tough on the film industry and more so on theaters, PVR and Inox। अब सब लोग जानते हैं ना, थिएटर बंद रहे थे कोविड के टाइम में, और सबसे ज्यादा क्या हुआ, जब कंटेनर्स बिजनेस बंद रहेगा तो फिर तो प्रॉफिट तो होना नहीं है, नुकसान ही होना है। तो ऐसे केसेस में जब इन्होंने कम बैक किया तो कम बैक करने का तरीका बहुत अच्छा था, क्या कि मर्ज हो जाइएगा, मिलके काम करते हैं, ठीक है, वो यहां पर इन्होंने किया। तो पीवीआर एंड इनॉक्स, यहां से रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पीवीआर इनॉक्स मर्ज विल रिजल्ट इन सिनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, रिड्यूस रेंटल कॉस्ट एंड कन्विंस फीस फॉर द मर्ज एंटिटी विच विल बी कॉल्ड पीवीआर इनॉक्स। नया नाम क्रिएट करा होगा इनका एंटिटी का, पीवीआर इनॉक्स। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट भी रहता है ना, पूछ लिया करो आराम से, ठीक है। चलिए अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अच्छा ये देखो, अभी यहां पे बताऊंगा अभी आगे। सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट deals with merger and amalgamation of companies, and section 234 of act deals with the merger or amalgamation of company with a foreign company, जिसे हम सेक्शन जो 234 है वो बात करता है क्रॉस बॉर्डर मर्जर, क्रॉस बॉर्डर मर्जर। पर मेरी बात ध्यान सुनना, भी ध्यान सुनना, ये सेक्शंस लॉज क्या हैं, ये आने वाले सेक्शन में हमारे चैप्टर्स के अंदर डिटेल में एक रटा दूंगा, ऐसा जबरदस्त से याद करा दूंगा। बट अभी क्या कर रहा हूं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। सो अभी सेक्शन अगर सर आपको याद होता है टाइटल, कोई बात नहीं, रहता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं, सब आगे आएंगे, सब कुछ समझाएंगे, क्लियर है। सो देखते हैं, रीजन फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्यों एंटिटीज एक्साइटेड रहती हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए। देखो, रिगार्डलेस ऑफ देयर कैटेगरी और स्ट्रक्चर, ऑल मर्जर एंड एक्विजिशन हैव वन कॉमन गोल, दे आर all mean to create synergy that makes the value of the combined companies greater than the sum of the two parts। Of course, benefit तो क्या होगा, दो मिलके आपस में काम करेंगी ज्यादा अच्छा ना, दो जाइंट कंपनीज हैं, इवन कुछ दो स्मॉल कंपनीज का लेवल पे भी है, और वो भी अगर आपस में मर्ज हो रही है, ठीक है, तब भी एक बड़ा ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्लियर है। देखो अब देखो, कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, द सक्सेस ऑफ अ मर्जर एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन वेदर दिस सिनर्जी इज अचीव्ड, एंड अ सिनर्जी टेक्स द फॉर्म ऑफ द रेवेन्यू एनहांसमेंट एंड कॉस्ट सेविंग। बाय मर्जिंग द कंपनीज होप टू बेनिफिट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। क्या क्या होंगे, अभी भी एक समझा रहा हूँ और याद भी कराऊंगा, याद भी करना है, टारगेट एक ही है यार, इतना देर तो मुझे देखते हैं यहाँ पर बैठ के ना, तो याद भी करना है, ठीक है, बात के लिए कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं। अब ध्यान सुनो एकदम ध्यान से, इधर ध्यान से नहीं, देखो एकदम ध्यान दो। हम कह रहे हैं रीजन, क्यों करा जा रहा है,
अब देखो दो बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, वैसे हमेशा वैसे ही याद रहेंगी, अगर एग्जाम में अगर तुम भूल भी जा रहे हो तो वैसे याद कर सकते हो। क्या सोच के देखो, दो जब एंटिटीज आपस में मिल जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी बड़ी। सो बिकमिंग बिगर, बिकमिंग बिगर, वैसे बोलो मेरे साथ, बोलो ना बिकमिंग बिगर, एक बार बोलो मेरे साथ में, बिकमिंग बिगर। क्या बेनिफिट होगा, बिकमिंग बिगर, बिकमिंग बिगर, बिकमिंग बिगर। सर कितनी बार बोलोगे, याद हो तो गया। सुनो, बिकमिंग बिगर, जब दो एंटिटी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, साइज बड़ा होगा, तो बिकमिंग बिगर। ऑलराइट सर, लेकिन बिकमिंग बिगर मुझे एग्जाम में याद नहीं रहा। सो कोई बात नहीं, इस स्टेटमेंट बना के भी तो लिख सकते हो ना। क्या लिख सकते हो, when two or more entities forms what a single entity, इसका क्या होगा, they becomes big in size। अब से इतना लंबा याद नहीं रहेगा। सो बिग इन साइज, एक बार कीवर्ड याद सकते हो। और मुझे पता है कई रट्टेबाज बच्चे इस समय याद रखते हैं बार बार, बिकमिंग बिगर, बिकमिंग बिगर। याद रखना है तो ऐसे भी याद रख लो, पर याद रखो, सोच के देखो। ऑलराइट, मेनी कंपनी यूज M&A टू ग्रो इन साइज एंड दे लीप फ्रॉग देयर रिवाइवल्स। रिवाइवल्स मतलब जितना कॉम्पिटिटर होगा ना, चलो हटो, अब हम आ गए हैं। अब जैसे सोचने वाली बात है, वोडाफोन आइडिया आपस में मिला, जैसे वोडाफोन आइडिया आपस में मिला तो एक कॉम्पिटिटर्स जो हैं टेली कम्युनिकेशन के अंदर, उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट जाएगा। बोले यार ये बड़ा, अब अलग अलग तरीके की स्कीम्स ला सकते हैं, ऑफर्स ला सकते हैं, मार्केट बेस बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बढ़ गए, कस्टमर्स बढ़ गए, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम आएगा। ऑलराइट, तो हमेशा लॉजिकली सोच के देखो कि रेवेन्यू एनहेंसमेंट एंड कॉस्ट सेविंग, ये दो बड़े बेनिफिट तो मिल ही जाएंगे आपको। ऑलराइट, while it can take years or decades to double the size of company through the organic growth, this can be achieved much more rapidly through the merger or acquisition। जी हाँ, आपको याद है ना, मैंने बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब अपने प्रोडक्ट सेल करो, अपने सर्विसेज सेल करो, धीरे धीरे एक्सपांशन करो, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाओ, बट इट टेक्स टू मच टाइम। बट मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होगा, एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है जिसका नेटवर्क बहुत जबरदस्त है इंडिया के अंदर, और एक ऐसी है जिसके पास रेवेन्यू, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। अरे आओ चलो मिलते एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, मिलके एक बड़ा कंपनी बना लेंगे, तो उसे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, जल्दी ही ग्रो कर सकती है। ऑलराइट, बिकमिंग बिगर, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रीएम्प्टिव कंपटीशन। अब बेनिफिट क्या होगा, देखो समझो, जब हम आपस में पहले लड़ रहे थे, अब हमें आपस में लड़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बात पकड़ में आ रहा है। क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है समझ लो, एक दिमाग में एक बात रखो। देखो, अगर हम अज्यूम करते हैं एक बार हमारे लिए, ठीक है, अज्यूम करते हैं, देखो एक एग्जांपल समझो, एक कंपनी ए है, कंपनी ए है, ध्यान सुनना, एक कंपनी ए है, एक कंपनी ए लिमिटेड है, ठीक है, एक कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है, ये भी फोन्स बनाती है, ठीक है, और ये भी फोन्स बनाती है। आज की तारीख में आप जब फोन लेने जाते हो मार्केट में, क्या देखते हो, बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए सारे, है ना, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है, और नए सॉफ्टवेयर के साथ नई एप्लीकेशन हो, बड़ा अच्छा सा फोन हो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन किस चीज का होगा, टेक्नोलॉजी को लेके। क्या होगा, सोचो, ए भी फोन बना रही है और बी भी सेलफोन बना रही है, दोनों के बीच कंपटीशन किस चीज का है, कि टेक्नोलॉजी एट अवेलेबल। अब ये जो टेक्नोलॉजी चाहिए ये ही चीप एंड बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल हो। चीप एंड बेस्ट प्राइस मतलब मेरे को अफोर्डेबल हो, बेस्ट क्वालिटी हो। तो ऐसे केसेस के अंदर इन दोनों में आपस में भिड़ंत किस चीज की रहेगी, कि मैं टेक्नोलॉजी पहले लेके आऊं। सैमसंग और आईफोन के अंदर बीच में क्या रहता था, पहले किसी सैम पर, आपको याद हो तो सैमसंग और नोकिया के बीच कंपटीशन होता था। अब बोला वो तो शायद नोकिया तो बेचारा छुट्टी पे चला गया परमानेंट, अब किसका है, सैमसंग और आईफोन का अपना एक लेवल हो गया। अब ओप्पो, वीवो, रियलमी, इनके आपस में बीच में क्या कंपटीशन रहता है, टेक्नोलॉजी को लेकर, कि बेस्ट टेक्नोलॉजी एट चीप एंड बेस्ट प्राइसेस पे हमको अवेलेबल करानी है। बात पकड़ में आ रहा है। ऐसे केसेस में क्या होता है ना, दोनों में से किस कंपनीज में क्या लगा रहेगा, किस चीज की होड़ रहेगी, कि पहले मैं टेक्नोलॉजी लेकर आऊं, पहले मैं लेकर आऊं। लेकिन अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, दोनों को मिला दूं, दोनों को मर्ज कर दूं, ए और बी, तो सर ये प्रीएम्प्टिव कंपटीशन वाला कॉन्सेप्ट पे यहां पर टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब अब दोनों एक साथ ना मिलकर क्या कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को एक साथ यूज कर सकते हैं, एक साथ सामने ला सकते हैं, क्योंकि दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो प्रीएम्प्टेड कंपटीशन, बोलो मेरे साथ में, प्रीएम्प्टेड कंपटीशन। आइए देखते हैं। देखो, this is a very powerful motivation for merger and acquisition and it is a primary reason why M&A activity occurs in a distinct cycles. All right, I hope clear होगा। So पहला क्या था हमने देखा, becoming bigger, becoming bigger, becoming bigger। Second, थर्ड आता है domination। डोमिनेशन, डोमिनेंट पोजीशन हो जाएगी मार्केट में। याद रखना, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 प्रमोट करता है कंपटीशन को, प्रमोट करता है कंपटीशन को, वापस बोल रहा हूं, प्रमोट करता है कंपटीशन को, और कहता है डोमिनेंस कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर डोमिनेंट पोजीशन आपकी मार्केट में आती है, कोई बुरी बात नहीं है।
एब्यूज ऑफ डोमिनेंट जो है, अगर आप अपनी डोमिनेंट पावर का मिसयूज करते हो, मार्केट बैरियर क्रिएट करते हो, एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस करते हो तो गड़बड़ है। अदरवाइज डोमिनेंट पोजीशन बनाइए मार्केट में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब दो बड़े कंपनीज है, बड़े नहीं हो, दो कंपनीज आपस में मिल जाएगा तो डोमिनेंस बढ़ेगी ना। देखो, कंपनीज ऑल्सो एंगेज इन M&A टू डोमिनेट दियर सेक्टर्स। हाउएवर सिंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, अच्छा ये क्योंकि दो मिलेगा यहाँ पे, that most would be results in a potentially monopoly. Such transaction would have to be face regulatory authorities. क्यों? अब आप जानते हो कि कॉम्पिटिशन 2002 क्या कहता है भैया, पहले है ना ये बात कंफर्म करो कि एब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद होगा कॉम्बिनेशन रेगुलेशन जब हम पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स सेक्शन 5 पढ़ते हैं हम लोग जब कॉम्बिनेशन 2002 के अंदर, तो ये डिटेल में डिटेल बताया गया। सर ये मुझे कब पढ़ना मिलेगा? एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है या पढ़ा था, ठीक ठाक पढ़ा था, याद अच्छे से नहीं है, कोई बात नहीं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी बुक में समझाऊंगा, एकदम बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। सो जब भी डोमिनेंस की बात हो रही होगी तो ऑफ कोर्स यहां पर याद रखिएगा, ये तो देखना ही पड़ेगा क्या, क्योंकि चाहती है कंपनीज मार्केट के अंदर, उनके सेक्टर के अंदर डोमिनेंट पोजीशन होनी चाहिए कि जल्दी से ना कोई इनके मार्केट को हिला ना सके। और ये डोमिनेंट पोजीशन, अब जैसे मैंने अभी हमारे एग्जांपल में देख रहे हैं ना, PVR और इनॉक्स का अब एक बड़े थिएटर के फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं, हो गए हैं, तो एक बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे समझेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो रही है तो ऑफ कोर्स उन्हें रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स याद किए हमने। पहला, बिकमिंग बिगर बेनिफिट, क्या रीजन होगा बिकमिंग बिगर? प्रीएम्प्टेड कंपटीशन, मेरे साथ बोलिएगा, प्रीएम्प्टेड कंपटीशन। एंड थर्ड वन इज डोमिनेशन। टैक्स बेनिफिट्स ऑफ कोर्स टैक्स बेनिफिट्स तो मिलेंगे। अगर कोई एक, कई बार क्या होता है ना, आपने पता है ना कि अगर एक एंटिटी लॉस मेकिंग थी, अगर उसको लॉस मेकिंग थी, ऐसे केसेस में दूसरा एंटिटी जब उसके साथ मिल जाता है तो उसके याद रखिएगा लॉसेस को, डेप्रिसिएशन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है आपस मिलकर, ठीक है। सो कहता है कंपनीज आल्सो यूज M&A फॉर टैक्स पर्पसेस, ऑल्दो दिस मे बी एन इम्प्लिसिट रेदर देन एन एक्सप्लिसिट मोटिव। जी हाँ, इम्प्लिसिट है क्योंकि एक्सप्लिसिट यही पर्पस नहीं है, समझना कि हम M&A क्यों कर रहे हैं, बोले हम लोग मर्जर एक्विजिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी इसलिए हम कर रहे हैं, ये तो बेनिफिट मिलता है, इम्प्लिसिट है ना, एक्सप्लिसिट नहीं, मोटिव नहीं है। इम्प्लिसिट मतलब अगर कोई लॉस मेकिंग एंटिटी है, अब जैसे एक बात समझो, एज्यूम करो, ध्यान सुनना, आपको जब आप M&A करते हैं ना एक एंटिटी, मैं इसको बाद में और भी समझाऊंगा, सुनना ध्यान से। A लिमिटेड मान लो एक कंपनी है और B लिमिटेड के साथ में मर्ज हो रही है, तो इसके जो लॉसेस होंगे, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशंस हैं, ये इसके भी साथ में देखेंगे, क्योंकि ये इसके साथ क्यों, इसके जब इसके साथ मर्ज होगी A B कंपनी बन जाएगी, A एंड B, तो इसके लॉसेस जो हैं इसको याद रखिएगा एज ए टैक्स बेनिफिट ये यहां पर यूज करेगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बैलेंस शीट तो भैया एक बनेगी ना, P&L तो अब एक बन जाएगा ना मर्ज होने के बाद में, तो जो एक बन जाएगा वो उसके लॉसेस को भी यहां पर याद रखिएगा, उसके टैक्स बेनिफिट्स में काउंट होगा। जैसे मान लीजिएगा A लिमिटेड का प्रॉफिट है ना जबरदस्त लेवल पे, और अज्यूम करने के लिए कह रहा हूं एक बार के लिए, उसे 5 करोड़ रुपीस का उसे टैक्स पे करना है, लेकिन अगर वो ही B के साथ मिल जाती है तो ऑफ कोर्स उसका प्लेटफॉर्म तो यूज करेगी, और इधर ना इसके साथ बेनिफिट क्या हो जाएगा, जैसे इसके साथ मिल जाएगी तो इसके लॉसेस भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मैं अब एक नया कंपनी जो क्रिएट करेंगे A एंड B लिमिटेड, जो नया कंपनी बनेगा, उसमें एक कंपनी के लॉसेस जो होंगे वो टैक्स बेनिफिट के फॉर्म में काम आएंगे। ऑलराइट, सो ये क्या है, टैक्स बेनिफिट लेने का कोई एक्सप्लिसिट मोटिव नहीं होता है कि भैया हम तो सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए M&A कर रहे हैं, नहीं, हम एक इम्प्लिसिट है, ये भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, अब भैया दो आपस में मिलकर काम करेंगे तो खर्चा कम आएगा नहीं आएगा, सोच के देखिएगा भैया। पहले क्या होता था ना कि मैं अकेला ही मार्केटिंग करता था तो मुझे मार्केटिंग का कॉस्ट अकेले ही भी करना पड़ता था, अब मेरे साथ 2 ग्रुप और मिल गए हैं और हमने एक नया ग्रुप बना लिया है, तो हम 3 लोग मिलकर मार्केटिंग को या कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट इंडिविजुअली कम हो गई, इसे बोल रहा हूं इकोनॉमिक ऑफ स्केल। क्लियर एकदम। Merger also translates into an improved economic of scale, which refers to the reduced cost per unit that arises from the increased total output of the product. ऑलराइट, हर एक लेवल पे ही जी, इकोनॉमिक स्केल का मतलब हर एक लेवल पे, चाहे वो आपको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो तो उसको बेनिफिट मिलेगा, कंपनी एडवर्टीजमेंट्स करेगी ऑफ कोर्स, चाहे कंपनी जिस भी तरीके के याद रखिएगा एक्सपेंसेस कर रही है उसमें क्या होगा, बेनिफिट उसको मिलेगा, तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल बेनिफिट है। पहला क्या बताया था, बिकमिंग बिगर, दूसरा बोलो प्रीएम्प्टिव कंपटीशन, तीसरा बोलिएगा मेरे साथ में, बोलो, याद करना है ना, तीसरा क्या मिलेगा हमको,
सर तीसरे के अंदर हमको डोमिनेंट जिसे कहते हैं, डोमिनेंट पोजीशन। क्लियर। फोर्थ क्या हमने याद किया, मेरे साथ बोलिएगा फटाफट से, टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। एंड लास्ट वन में क्या दिया, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स। क्लियर। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, भैया सच्ची बात है, ये तो बहुत बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं ना। कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसे रखे हुए हैं, जैसे अभी पुराना एग्जांपल बताता हूँ, मारुति ने सुजुकी के साथ में किया। क्यों किया, मारुति के पास मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल है, और जापानीज, जी हाँ, सुजुकी के पास क्या अवेलेबल थी, टेक्नोलॉजी। तो बोलो आओ मिलते हैं, एक नई कार बनाते हैं, लोगों को बेस्ट प्राइसेस पे कार अवेलेबल कराएंगे, ऑफ कोर्स मारुति सुजुकी। तो यहां पर क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी बेनिफिट मिल जाता है। मर्जर एंड एक्विजिशन का बेनिफिट क्या होगा, टेक्नोलॉजी बेनिफिट, बोलिएगा टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, टू स्टे कंपैरेटिव, कंपनीज नीड टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड देयर बिजनेस एप्लीकेशंस। बाय बाइंग अ स्मॉलर कंपनी विद अ यूनिक टेक्नोलॉजीज, अ लार्जर कंपनी कैन मेंटेन एंड डेवलप अ कंपैरेटिव एज। अब खतरनाक क्या होता है मार्केट में, इंसान सुनना, ये कंपनी स्मॉल कंपनी है, उसने क्या करा, एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी मार्केट में। ठीक है, कंपनी स्मॉल है लेकिन टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस करी उसे मार्केट में बड़ी काम की है, सोचने वाली बात है, बड़ी काम की है। अब क्या होगा समझो, वो धीरे धीरे जो कंपनी है ना, वो जिसके पास वो टेक्नोलॉजी, और आज के डेट में क्या होता है, टेक्नोलॉजी आपने अगर कुछ भी नया इन्वेंशन किया और आपने उस पर अगर आपने क्या कर लिए, लीगल राइट्स, ऑफकोर्स आप लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। ठीक है, आपने अगर उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपने ले लिए हैं, कॉपीराइट अगर ले लिया या पेटेंट करवा लिया उस टेक्नोलॉजी को, तो अब ऐसा केस में पेटेंट करा लिया, याद है क्या, पेटेंट बोल रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया है, तो सिर्फ आप सिंगल यूजर हैं, आप ही सिर्फ उसको यूज सेल कर सकते हैं। ठीक है, अकेले आप सेलर होंगे, सप्लायर आप अकेले ही बन जाएंगे उसके। अब ये टेक्नोलॉजी बड़ी फेमस हो जा रही है, लोग बड़े खुश हैं उससे, तो ये तो धीरे धीरे बहुत सा ग्रो कर जाएगी। ऐसे केसेस में जो बड़ी कंपनीज होती हैं सोचती हैं यार, बोला ये टेक्नोलॉजी बार बार एक नया आएगा, दिक्कत करेगा। ठीक है, तो बड़ा कंपनी क्या करेगा, स्मॉल कंपनी को एक्वायर कर लेगा। इसको जैसे इसको एक्वायर कर लेगा ना, तो जो उसकी टेक्नोलॉजी भी है वो भी इसके साथ इसके एक्वायर हो जाएगी। बात पकड़ में आ रहा है, क्या हो रहा है, सबकी वैल्यू से मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं आगे। राइट, इंप्रूव मार्केट रीच एंड इंडस्ट्री विजिबिलिटी। ऑफ कोर्स अभी पीवीआर के केस में हमने क्या देखा, मार्केट रीच बढ़ा ना, 1500 स्क्रीन थ्रू आउट द इंडिया। जब पीवीआर और इनॉक्स का मिलके आपस का मिल गया तो 1500 स्क्रीन, यार 1500 स्क्रीन कम नहीं होती हैं, तो इट मींस दैट कि मार्केट रीच बढ़ेगा और अपनी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। Companies buy other companies to reach new markets and grow revenue and earnings. A merger may expand two companies' marketing and distribution, giving them new sales opportunities. A merger can also improve a company's standing in the investment community. Bigger firms often have easier time raising capital than small ones. Of course, ये तो reality है। बड़ी कंपनी होगी, easy होगा फंड रेज करना, स्मॉल कंपनी होगी, अभी reality है, सोच के देखना। आज आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, बनने वाले हैं, बन जाएंगे, डोंट वरी, बनेंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा, पक्का बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, लेकिन याद रखना, बार बार कह रहा हूं, अच्छे से पढ़ो, थॉरली पढ़ो। आगे फील्ड में ना, रियलिटी कह रहा हूं, फील्ड में प्रैक्टिकल जब काम करना स्टार्ट करोगे आपको रियलाइज होगा कि बोला नहीं यार, थॉरली पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उस वक्त इतना मौका नहीं मिलता फील्ड में आने के बाद कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं, उस वक्त सीखने का मौका है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, एकेडमिक चीजें नहीं, एकेडमिक अभी सीखो ध्यान से। ठीक है, एनीवेज, सो आज का डेट में क्या है ना, समझो आगे हम बात बोलेंगे कि आज आपको कोई नहीं जानता, ठीक है, जानता होगा तो आपके आस पड़ोस के लोग आपके रिलेटिव जानते होंगे। ठीक है, अज्यूम कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में मान लीजिएगा जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन के सामने आते हैं, अपनी खुद की फॉर्म एस्टैब्लिश करते हैं और धीरे धीरे आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं, तो आपकी रिकॉग्निशन बहुत बढ़ जाती है, लोग जानने लगते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपको जानने लगते हैं। दैट नंबर ऑफ फॉर्म्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली क्या बेनिफिट होता है कि आप अगर कोई भी काम करेंगे आपको इमीडिएटली अप्रूव मिल जाएगा लोगों की तरफ से। बड़ी कंपनी जब बन जाते हैं ना, दो कंपनी आपस में मिल जाती है और एक नया बड़ा कंपनी ग्रुप क्रिएट करती है, इन्हें फंड इजीली मिल जाता है क्योंकि इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इनकी नेटवर्थ जो है वो बढ़ जाती है, तो ये बेनिफिट बहुत बड़ा मिलता है। तो क्या बेनिफिट मिलेगा, मार्केट रीच बढ़ेगा, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर एकदम। तो ये सारे के सारे मेरे बच्चों ने बेनिफिट याद किए होंगे, मेरे साथ वापस बोलिएगा, बिकमिंग बिगर, फटाफट, बिकमिंग बिगर, प्रीएम्प्टिव कंपटीशन, डोमिनेशन, टैक्स बेनिफिट्स, economic of scale, acquiring new technology and improve market reach and visibility. I hope याद हो गया, हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो गया है। ऑलराइट,
चलिए अब यहाँ पर M&A को यहाँ पर उन्होंने देखो डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे एक्विजिशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और मर्जर एंड डिमर्जर। जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं तो क्या कर रहा है, बिजनेस ट्रांसफर या शेयर परचेज किए जा रहे हैं, बिजनेस ट्रांसफर शेयर परचेज। सर ये डिटेल में बताऊंगा सारा, है ना, अभी चिंता मत करो। या तो सम सेल है या आइटम वाइज सेल होगी, ठीक है, या प्राइमरी सेकेंडरी जब हम बोल रहे हैं शेयर्स परचेज करके कर रहे हैं। आपने देखा होगा सम सेल, जैसे हम लोग एक तरह से बोलते हैं लम सम सेल, कि ठीक है यूनिट का एक यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। अब मैं ऐसे इसको डिटेल में लेके जाना चाहता हूं, इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनको सब बता रहा हूं, ठीक है, डिटेल में हम समझेंगे भी। या एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ नॉट कंपनी ओनिंग द बिजनेस एंड फोकस ऑन द इनऑर्गेनिक ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। वहीं अमलगमेशन और डीमर्जर, कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। सर ऐसे मजा नहीं आएगा, ऑफ कोर्स ऐसा मजा नहीं आएगा। मैं डिटेल में जा रहा हूं एक एक के पीछे, और यहाँ डिटेल में समझाऊंगा एक एक को, यहाँ सिर्फ समझाने का काम नहीं करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान सुनना वापस से, एक्विजिशन एंड हम बात करेंगे किसका, मर्जर का। जब अच्छा एक चीज और समझना, मर्जर और अमलगमेशन में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, वो मैं आगे डिटेल में लूंगा, ठीक है। बट समझो सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट क्या है, यहां जब यहां पर ये बोल रहा है M&A टेक प्लेस, कैसे ले रहा है, बाय परचेजिंग एसेट्स, या तो एसेट्स परचेज करके, जैसे मैंने कहा बिजनेस, अब यहां पर आपने क्या करा, कोई पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट ही खरीद ली, ठीक है, या बिजनेस ही खरीद लिया उसका कम्युनिटी का, या परचेजिंग कॉमन शेयर्स कंट्रोल करके, स्टेक कंट्रोल करके, या एक्सचेंज ऑफ शेयर्स फॉर एसेट्स। जी हाँ, कंपनी कह रही है ए लिमिटेड, एज्यूम करो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को ऑफर किया कि भाई ठीक है हम अपने तुम्हारे शेयर्स तुम्हें दे रहे हैं और तुम्हारी एसेट्स हमारी हो जाएंगी, मतलब उसका बिजनेस करने का राइट जो है उसके हाथ में आ जाएगा। ऑलराइट, अरे कहां बीच में आ गए, चलो। एंड एक्सचेंजिंग शेयर्स फॉर द शेयर्स, एक्सचेंजिंग शेयर्स फॉर शेयर्स, ये अभी सब समझाऊंगा, ध्यान समझना। देखो अभी मैं तुमको यहां पर बोलूंगा बेटा इसको रट्टा मार लो, रट लो, ये होता नहीं 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 नहीं, ऐसे सीखने का कोई फायदा नहीं है। ये तो इन्होंने हमारे हेल्प के लिए यहाँ पर शॉर्ट में सिर्फ एक डायग्राम बताया हुआ है, मैं इसे एक एक करके सबको पकड़ के लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो ना, ये सब ट्रांजैक्शन समझेंगे। कहता है देखो M&A इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन, जैसे मर्जर है, एक्विजिशन, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, टेंडर ऑफर, परचेज ऑफ शेयर्स, मैनेजमेंट, बाय आउट। अब सब एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबका डिटेल में जाऊंगा। जैसे सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, मर्जर से पहले करते हैं स्टार्ट। देखो मर्जर में भी मैंने पूरा थ्योरी आपको बताया था, ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ इसको रीड करना है। हम जा रहे हैं इसके टाइप ऑफ मर्जर पे, जो कि हमारे एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बाद में टेस्ट सीरीज के टाइम पर या उसके बाद में पूछते रहते हो, अभी नोट करते चलो, ठीक है। देखो बात कर रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, कोजेनरिक एंड रिवर्स मर्जर। ध्यान सुनना, जब हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर, जिसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के अंदर आपने देखा होगा पीवीआर और इनॉक्स के बीच कौन सा मर्जर हुआ, ये सिखा भी दूंगा कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। दोनों अगर देखा जाए सेम इंडस्ट्री में है और एट सेम, दोनों सेम इंडस्ट्री में ही हैं और दोनों सेम कॉम्पिटिटर, मतलब ये भी पीवीआर भी थिएटर में है और इनॉक्स भी थिएटर्स में ही है। बात पकड़ में आ रहा है, सिनेमा में है थिएटर, सिनेमा थिएटर्स में, दोनों पीवीआर भी सिनेमा थिएटर्स में डील कर रहा है, इनॉक्स भी कर रहा है। ये दोनों आपस में मिल गए हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल हम बोल रहे हैं तो वहां पर खास बात का नोटिस करेंगे, देखो दोनों एक ही तरफ से होंगे, देखो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। बात पकड़ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या करता है, इज अ मर्जर बिटवीन कंपनीज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। हाईलाइट करो मॉड्यूल में, सिमिलर प्रोडक्ट्स। जब भी मैंने कहा पीवीआर भी क्या करता है, सिनेमा थिएटर्स, इनॉक्स भी कहता है सिनेमा थिएटर्स, तो दोनों आपस में क्या हुआ है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। बात पकड़ में आ रहा है। In the same market and in a direct competition and share the same product lines and markets। जैसे अभी अगर एक और सोच के देखो, अगर हम देखें महिंद्रा जो फोर व्हीलर बना रहा है, ठीक है, और मारुति फोर व्हीलर बना रहा है, ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए दोनों क्या हो गए, कॉम्पिटिटर। तो यहां पर अगर दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, ये कैसे हो गए, दोनों ही सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, सिमिलर मार्केट है, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। बात पकड़ मारा। तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हो गए, सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, देखो ना, सिमिलर प्रोडक्ट्स in the same market and a direct competition and share the same product line and market, ठीक है। It decreases the competition in the market. The main objective of horizontal merger are to benefit from economic of scale, reduce competition, achieving monopoly status and control of the market। क्या बेनिफिट मिलेगा कि अगर जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कॉस्ट कम होगा। जैसे मैंने भी कहा
पीवीआर और इनॉक्स, इन दोनों के मिलने का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो दोनों को मिल जाएंगे, तभी हमने क्या सीखा था, इनका जो जैसे इनके केसेस में क्या था, रेंट कम आएगा क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम आएगा क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल के बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम लेवल पे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर के अंदर क्या होगा, सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करने वाली पार्टीज होंगी, सिमिलर मार्केट शेयर करते होंगे, डायरेक्ट कंपटीशन होगा। बात पकड़ मारा है? तो बेनिफिट क्या होगा इकोनॉमिक स्केल के अंदर इन दोनों को मिलने साथ में हो जाने का, इकोनॉमिक स्केल के अंदर रिड्यूस द कंपटीशन, में से बोलो रिड्यूस द कंपटीशन होगा। और क्या होगा, अचीव मोनोपोली एंड कंट्रोल द मार्केट, बेटर तरह से कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को। क्लियर हो रहा है भी? एग्जाम्पल जैसे रखा है फेसबुक, पुराना एग्जाम्पल यार रीड कर लेना एक बार, वैसे ही पुराना एग्जाम्पल है फेसबुक का बता रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ लेटेस्ट एग्जाम्पल याद रखो। यहाँ पर लिखो हॉरिजॉन्टल के अंदर पीवीआर इनॉक्स, एग्जाम में भी खुश हो जाएगा बच्चा, लेटेस्ट पढ़ के आता है। मैंने कई कॉपीज चेक करी है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे शायद पढ़ते ही नहीं है और उनकी कॉपीज बता दी हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, चीजें समझो और नोट करो, ठीक है। अब सुनो, अब घुमाओ वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल था अब वर्टिकल। अब यहां पे क्या है, डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस पर ये कॉम्पिटिटर होंगे। जैसे देखो वर्टिकल का मतलब क्या है, मर्जर बिटवीन टू कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री सेम है बट एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। In other words, it occurs between companies where one buyer or buys or sells something from or to other। जैसे एक एग्जांपल समझना, नीचे एग्जांपल दे रखा है। जैसे इसने क्या एग्जांपल दे रखा है कि एक तो है जो शूज बनाती है, कंपनी शूज बनाती है, और एक है जो लेदर प्रोड्यूस करती है, समझना। तो लेदर का ही इस्तेमाल करके, दोनों लेदर का इस्तेमाल करके आप शूज बना रहे हो, लेदर का इस्तेमाल करके शूज बना रहे हो, समझना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेदर का इस्तेमाल करके शूज बना रहे हो। तो दोनों क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री तो दोनों की सेम हो गई, सेम इंडस्ट्री में है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे है दोनों। कॉम्पिटिटर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है दूसरे का इन दोनों का आपस में, क्योंकि एक लेदर मैन्युफैक्चरर है, एक शूज मैन्युफैक्चरर है, दोनों में डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। लेकिन एक अगर देखा जाए, एक पार्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ये इन्वॉल्व है डिफरेंट स्टेजेस पे। एक जब लेदर प्रोड्यूस करता है तो एक उससे शूज बनाता है, हो सकता है एक उससे बैग्स बनाता होगा। तो यहां पर इन दोनों के बीच में अगर मर्जर होगा तो बेनिफिट क्या होगा, सर यहां पे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। सोच के देखो क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा, ये रॉ मटेरियल जब मैन्युफैक्चरर शूज बनाने में इस्तेमाल करेगा तो उसके ऑफ कोर्स उसका प्रोडक्ट के प्राइसेस में काफी चेंजेस आ सकते हैं, लेकर आएगा, है ना, रिड्यूस कर सकता है अपने कॉस्ट पर, सेलिंग को कम कर सकता है, उससे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेगा। तो सप्लायर को बेनिफिट क्या दिखता है कि मेरा लेदर का डिमांड ज्यादा आएगा, शूज मैन्युफैक्चरर को लगता है कि मेरे लिए चीप एंड बेस्ट प्राइसेस पर प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाएगा। तो वर्टिकल के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, बट दोनों ही जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेवल पे, याद देखिए दोनों में वर्टिकल में डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री सेम है बट प्रोडक्शन स्टेज जो है वो डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा था, ध्यान से देखा होगा कि इंडस्ट्री सेम, कंपटीशन डायरेक्ट कंपटीशन, सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर मार्केट है, ऑलराइट। तो इसलिए वहां पर हमने मर्ज करके इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स के बेनिफिट लिए। वर्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री सेम है क्योंकि दोनों ही लेदर पे ही हैं, लेकिन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर हैं। क्लियर? फिर कॉन्ग्लोमरेट। अब कॉन्ग्लोमरेट के अंदर समझना, जैसे आपने देखा होगा टाटा ग्रुप ने, अभी हमने देखा था इसको, एयर इंडिया, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया, अब यहां पर टाटा का काम कुछ और है, एयर इंडिया का काम कुछ और है, बात पकड़ में आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं, दोनों में कंपटीशन नाम की चीज भी नहीं दूर दूर तक। इससे सर ऐसा करते क्यों है, साइज बड़ा करने के लिए। कॉन्ग्लोमरेट के पीछे लॉजिक ही है ये, साइज बड़ा करने के लिए। देखो, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इज अ मर्जर बिटवीन टू कंपनीज दैट हैव नो कॉमन बिजनेस एरियाज। हाईलाइट करना, दोनों में क्या टाटा ग्रुप और एयर इंडिया का दोनों का कॉमन बिजनेस एरिया है? नहीं ना, दोनों डिफरेंट है। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्रीज अनरिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, अनरिलेटेड टू ईच अदर, and the business of the target company is entirely different from the acquiring company। जी हाँ, जो टारगेट कंपनी है और एक्वायरिंग कंपनी दोनों का बिजनेस भी डिफरेंट है। जैसे टाटा ग्रुप का बात किया मैंने और एयर इंडिया का बात किया। The main objective of conglomerate merger is to achieve big size. Example, a watt manufacturer acquiring a cement manufacturer,
अ स्टील मैन्युफैक्चर एक्वायरिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो अलग अलग हो गया, देखो आओ 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 देखो ध्यान से। अब यहां पर देखो, इस केस में देखो, अगर हम ध्यान से देखें, अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी किया, क्या कह रहा है, मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट अडानी ग्रुप। अब यहां पर अडानी का काम कुछ और है, उसने जिसको एक्वायर किया वो एनडीटीवी न्यूज, ऑफ कोर्स अब हम जानते हैं यार, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, कॉन्ग्लोमरेट, दोनों का बिजनेस कॉमन नहीं है, नो कॉमन बिजनेस एरिया, दोनों ही डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, बट क्यों कर रहे हैं ऐसा, टू बिकम बिगर। क्या हो रहा है कॉन्ग्लोमरेट, तो पहला क्या देखा हमने, हॉरिजॉन्टल, जहां पर बात क्या हो रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर मार्केट है, सिमिलर कस्टमर्स भी सिमिलर ही होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सेम ही उसी को बेच रहे हैं आप लोग, ठीक है। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि आप भी ए को बेच रहे हो बी को बेच रहे हो, मतलब कस्टमर जो है वो सेम ही है, वही, ठीक है, ठीक है। वर्टिकल के अंदर क्या हो रहा था, सेम इंडस्ट्री है बट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेवल पर है। कॉन्ग्लोमरेट में क्या हो रहा है, दोनों ही अनरिलेटेड है एक दूसरे से, कोई सेम इंडस्ट्री नहीं होगा। क्या हो रहा है, एग्जाम्पल कोड करके आना, यहां पर एग्जाम्पल लिखना साइड में आके, देखो अडानी ग्रुप एंड एनडीटीवी, क्लियर। नाउ कोजेनरिक मर्जर, अब ये वर्ड है कोजेनरिक, मतलब मेरे प्रोडक्ट का एक पार्ट, जैसे यहां पर एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया उन्होंने, समझना, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं यहां पर। कोजेनरिक का मतलब एज्यूम करते हैं एक बार के लिए, जैसे मान लीजिएगा बैंकिंग कंपनी है, बोलो मेरे साथ, बैंकिंग कंपनी है और एक एनबीएफसी है, बात समझो ना, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। बैंकिंग कंपनी ऑफ कोर्स एनबीएफसी वाला काम नहीं, सॉरी मतलब अगर देखा जाए एनबीएफसी बैंकिंग वाला काम नहीं करती है, लेकिन दोनों फाइनेंशियल सेक्टर में डील करते हैं, कोजेनरिक, दोनों ही फाइनेंस सेक्टर में डील करते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिल जाता है, देखो यहां पर आपने देखा कि क्या कर रहे हैं, कोजेनरिक मर्जर का मर्जर बिटवीन टू और मोर बिजनेस विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप, फंक्शंस और टेक्नोलॉजी। जैसे अगर आप देखें, बैंकिंग कंपनी भी लोन प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर का ही पार्ट है, एनबीएफसी भी फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है और वो भी लोन प्रोवाइड कर रहा है, बट वो एब्सोल्युटली बैंकिंग फंक्शन नहीं करता कौन, एनबीएफसी। लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो वो कोजेनरिक हुआ, बैंकिंग कंपनी को हम देखें तो वो एनबीएफसी उसके लिए क्या हुआ, कोजेनरिक, क्योंकि जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बैंक से तो निकल के आया है। एग्जांपल में समझा रहा है, कोजेनरिक, जैसे हमारे यहां पर एग्जांपल दे रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर विद द यूपीएस मैन्युफैक्चरर। अब एक जो है वो क्या बना रहा है, कंप्यूटर, ठीक है, और एक मैन्युफैक्चर क्या बना रहा है, यूपीएस, तो दोनों मिलके ही तो कंप्यूटर बन रहे हैं, तो कोजेनरिक, बात पकड़ में आ रहा है, इसे बोल रहे हैं कोजेनरिक मर्जर। इसके अंदर कैसे याद रखेंगे, कह रहा है बिटवीन टू और मोर विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप ऑफ फंक्शंस। तो कोजेनरिक में क्या होगा, कस्टमर ग्रुप या उनके फंक्शंस या टेक्नोलॉजी की वजह से एक दूसरे से रिलेटेड है, बात पकड़ में आ रहा है। बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी फाइनेंस सेक्टर में डील करते हैं, दोनों ही फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपने कस्टमर्स को, तो ये इसलिए यहां पर दोनों में क्या रिलेशन है, कस्टमर ग्रुप के सेम, क्लियर। फिर आता लास्ट वन इज रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर इज अ मर्जर इन विच ए प्राइवेट कंपनी, अब क्या होगा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर लेगी, क्या कर लेगी, सुनना मेरी बात को, रिवर्स मर्जर करेगा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर लेगी एंड देन बिकम्स अ पब्लिक, इंस्टेड ऑफ दैट फॉलोइंग द थॉरो प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। तो उसे वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, वो एक्वायर करके ही बेनिफिट ले सकते हैं किसका, पब्लिक कंपनी का। अब प्राइवेट मर्जर इज अ मर्जर इन विच प्राइवेट कंपनी बिकम्स अ पब्लिक कंपनी by acquiring it. It saves a private company from complicated process and expensive compliance of becoming a public company. Instead, it acquires a public company as an investment and convert itself into a public company. Example of reverse merger was ICICI merged with the ICICI Bank in parent company's balance sheet was more than 3 times the size of subsidiaries. Of course, ऐसे ध्यान समझ में आ रहा है, ध्यान सुनो, क्या हो रहा है, जब एक रिवर्स मर्जर के अंदर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो उस केस में उसे थोरो कंपनी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसीजर है पब्लिक कंपनी बनने का वो नहीं फॉलो करना पड़ता, कन्वर्जन का, ठीक है। सो रिवर्स मर्जर के अंदर क्या हो रहा है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर रही है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर कर दूं,
यहां जो हमने सीखे हैं, कौन कौन से सीखे हैं टाइप्स ऑफ मर्जर के अंदर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कांग्लोमरेट, कोजेनरिक एंड रिवर्स, ठीक है। आई होप ये याद हो गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। नाउ फर्दर हम लोग देखते हैं एक्विजिशन। अभी हमने समझा था, फटाफट देखो। एक्विजिशन ऑकर्स व्हेन एंटिटी टेक्स ओनरशिप, यहां पे रखेगा ऑनरशिप। मर्जर के अंदर दोनों ही याद रखेगा, बात समझना, जब हम मर्जर की बात कर रहे थे तो एक नया एंटिटी क्रिएट हो रहा था, तो दोनों ही एंटिटीज आपस में, याद रखेगा, मिलकर ओनरशिप उसकी एंजॉय कर रही थी। मिलकर मतलब जब उन्होंने एक एंटिटी बना दिया, जैसे मैंने अभी वापस बता रहा हूं, पीवीआर और इनॉक्स रट गई, अब तो पीवीआर इनॉक्स हमको, ठीक है। लेकिन एक्विजिशन के अंदर क्या होगा, एक्वायरर इलॉन मस्क ट्विटर के कंट्रोल कर रहा है ओनरशिप को, बात पकड़ में आ रहा है। टेक्स द ओनरशिप ऑफ अनदर एंटिटी, स्टॉक, अब क्या कर सकता है, स्टॉक, इक्विटी इंटरेस्ट और एसेट्स। इट इज द परचेज बाय वन कंपनी ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द शेयर कैपिटल ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। यहां पर चाहो तो अपना एग्जांपल में लिख के आना, इलॉन मस्क एंड ट्विटर, लेटेस्ट एग्जांपल। एग्जामिनर खुश हो जाते हैं, याद रखिएगा, देखते हैं जब बच्चे को नॉलेज है अच्छा वाला। Anyways, now even after the takeover, although there is a change in the management of the both firms and companies, retain their separate legal entity. जी हाँ, क्या ट्विटर, इलॉन मस्क या ट्विटर खत्म होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों आपको सबको सेपरेट लीगल एंटिटी कौन सा कंटेन रखता है, मैंने अभी बताया भी था आपको, I hope याद होगा। Companies remain independent and separate. There is only a change in the control of companies. When an acquisition is forced or unwilling, it is called takeover. जैसे स्नैपडील एंड फ्री चार्ज, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ओल्ड, ये हमारा सारा का सारा पुराना दे रखे हैं डिटेल्स। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लेटेस्ट लिख कर आए, लॉजिक अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे एक अडानी ग्रुप वाला लिख कर, अडानी ग्रुप और एनडीटीवी, अडानी ग्रुप एनडीटीवी, यहाँ इन्होंने एक्वायर किया इसको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है और समझाने के लिए भी अच्छा है, एग्जाम के लिए भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, बाद में मत बताइएगा कि सर हमें ध्यान नहीं रहा, ध्यान तो रखेगा अभी सही। मर्जर एंड एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है? अ मर्जर ऑकर्स व्हेन टू सेपरेट एंटिटीज यूजुअली ऑफ कंपेरेबल साइज, ठीक है, कंबाइन फोर्सेस टू क्रिएट अ न्यू और जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच बोथ आर इक्वल पार्टनर्स। तो मर्जर में अंदर क्या होगा, दोनों इक्वल पार्टनर होंगे, जैसे पीवीआर और इनॉक्स। पीवीआर इनॉक्स ने क्या करा, दोनों मिल गया, पीवीआर इनॉक्स बन गया, ठीक है। सर रट गया आपको, पीवीआर इनॉक्स बोल के आपने रटा दिया है। एक्विजिशन के अंदर क्या होगा, रेफर्स द परचेज ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर, यूजुअली स्मॉलर फ्रॉम बाय लार्जर। ऑफ कोर्स, जैसे अभी एग्जांपल में लिखना, इलॉन मस्क एंड ट्विटर, अच्छा ठीक है, अडानी ग्रुप और लिख लो, अडानी ग्रुप और एनटीवी, अडानी ग्रुप और अंबुजा सीमेंट और चीजें फिर बताएं, ठीक है। चलिए, ओल्ड कंपनी सीज टू एग्जिट एंड न्यू कंपनी इमर्जेस। ऑफ कोर्स पीवीआर इनॉक्स नया आ गया, ठीक है, और न्यू कंपनी डज नॉट इमर्ज, इसके नहीं आता है, जब हम लोग जानते हैं ना, एक्विजिशन में नहीं होता ऐसा। इट रिक्वायर्स टू कंपनीज टू कंसोलिडेट इनटू अ न्यू एंटिटी विच न्यू ओनरशिप और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स, जैसे नया कंपनी क्रिएट होकर आएगा, जब नया कंपनी सामने बन के आएगा तो नया मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर तरह से क्रिएट किया जाएगा, बट ऐसा एक्विजिशन में नहीं होता है, ठीक है। किसी एक का डिफरेंस ढंग से समझ लो, मर्जर का समझ लो, तो अपना एक्विजिशन लिखना ईजी हो जाएगा। Occurs when one entity takes over all the operational management and decision of the another. All right, and it takes over is friendly. It is the takeover is friendly and it is called merger. If the takeover is hostile, it is called as an acquisition. Of course, अगर कैसा हो रहा है, अगर टेक ओवर, यहाँ पर टेक ओवर, वैसे अगर देखा जाए टेक ओवर वर्ड पता नहीं क्यों यूज किया गया है, टेक ओवर, जबकि यहां पर क्रिएशन है वर्ड, अगर ध्यान से देखा जाए क्रिएशन है, मर्जर में क्रिएशन ऑफ न्यू एंटिटी है, ठीक है, इसलिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया फ्रेंडली टेक ओवर। बोला अगर ये होस्टाइल है तो उसको बोल रहे हैं एक्विजिशन। ऑलराइट, एनीवेज ये डिफरेंसेस जरूर याद रखने हैं हमको, बहुत सिंपल सा, अब तक डिटेल में डिस्कस करता आ रहा हूं बार बार यही, ठीक है। देखो, फ्रॉम द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जनरली रिजल्ट्स इन कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अंडर वन एंटिटी, यही होगा। एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द मर्जर एंड एक्विजिशन इज लेस क्लियर। A transaction largely structured as an acquisition may have effect of placing one entity business under the indirect ownership of the other entity shareholders, while transaction legally structured as a merger may give each party shareholder partial ownership and control the combined enterprises, क्योंकि दोनों मिलके, क्योंकि मर्जर में एक तरह से पार्टनरशिप हो रहा है, ध्यान से देखेंगे ना, पार्शियल ओनरशिप है, लेकिन एक्विजिशन में अपने ध्यान से देखा ना कि अकेला एक ही एक्वायर ही कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह से ओनरशिप, ठीक है।
Now, contemporary corporate restructuring are usually referred to the merger and acquisition transaction rather than simply a merger or acquisition. The practical difference between the two terms, हाँ of course, क्योंकि आज का डेट में देखा जाए M&A बोलते हैं merger and acquisition इंस्टेड ऑफ merger और acquisition, क्योंकि दोनों में से कुछ भी है, कुछ भी का मतलब या तो फ्रेंडली टेक ओवर हो रहा है तो merger है, hostile टेक ओवर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, acquisition. Now, showing being eroded by the new definition of M&A deals. In other words, real difference lies in how the purchase is communicated to and received by the target company, board of directors, employees and shareholders. Of course, अगर वो friendly होगा, merge किया जा रहा है तो merger हो गया. अगर वही target company, of course, उसके शेयर से acquire किए जा रहे हैं, उसे hostile takeover कह रहे हैं. सिंपल सी बात है. अगर stock swap का मतलब exchange, ठीक है? Occurs when shareholders ownership of the target company shares are exchanged for the shares of the acquiring company as a part of the merger or acquisition. During a stock swap, each company share must be accurately valued in order to determine the fair swap ratio. Don't worry, ये fair swap ratio कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यूएशन कैसे जाएगा, मर्जर की वैल्यूएशन कैसे होगी, सब चीजें हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी तो सिर्फ यहाँ पर जितना थियोरेटिकली विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि मैंने बताया, जो कि मर्जर्स हुए हैं, एक्विजिशंस हुए हैं, उनके बारे में बताने का कोशिश किया है. सब पे जाऊंगा, सबको डिटेल में बताऊंगा. नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अमलगमेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और ध्यान से सुनना है. ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, फटाफट से याद कर लीजिएगा. चैप्टर के टेस्ट भी याद करने से जल्दी करते चले जाओ, टेस्ट भी ज्वाइन करो. ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर.